यस सर। सर अमूमी तौर पे लोकल पे काम करने में जो सबसे मेन इशू आ रहा था उसके अंदर ये आ रहा था कि हमारा जो है ना एम रोल डिफाइन नहीं होता था। तो उसके लिए जो बुक की मतलब कमांड्स तो वो रन नहीं कर रही थी, गेट एग्जीक्यूशनल रोल। तो उसके लिए हमने पहले एक ऑप्शन किया था, फिर दो तीन ऑप्शन मिल गए थे। एक तो सर ये कमांड है जो लास्ट टाइम भी हमने शेयर की थी, इससे जो है ना अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही हुई हुई है तो इस कमांड से आपकी वर्किंग हो जाएगी। इस कमांड में आपको रोल देना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा सर एक कमांड थी ये, जो ऊपर वाली इसको अगर हम कमांड है जो तुमने लास्ट टाइम क्लास में शेयर की थी, ये अभी भी यस वैलिड सर। है या अब ये इनवैलिड हो गई है? नहीं सर, ये अभी भी वैलिड है। इसके अंदर ये क्या करता है सर, ये ऑटो से जो है ना लास्ट टाइम आपका जो यूज हुआ हुआ होता है रोल, वही उसी को लेकर आ जाता है और इसी पे काम शुरू करवा देता है। और सर ठीक ये है। दूसरी इसकी जो कमांड है इसके अंदर ये है, इस कमांड के अंदर, ये कमांड भी मैं शेयर कर दूंगा सर। इसके अंदर ये जो है ना आपको सारे रोल्स दे देता है। उस रोल के थ्रू ये होता है कि आपने जौन सा रोल पिक करना है वो रोल को लाके इसके आगे आप पेस्ट कर दें तो आपका ये काम हो जाएगा सिर्फ एक लाइन हाँ, के लेकिन अंदर। ये तो फिर जो है वो थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट हो गई ना। ऊपर वाली जो लॉजिक है उसके अंदर कम से कम ये फायदा तो है कि आपका जो रोल है वो ऑटोमेटिकली उठा के ले आएगा ना। यस सर, ये कमांड भी शेयर हुई है, ये कमांड भी है आपके जिससे वर्किंग करना चाहें। बस सर यही। अच्छा सर, मैंने इसमें जो इश्यूज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जो हमारी कॉन्फ़िग जब की जाती है तो उस टाइम पे जो है ना लोग अपना रीजन और चीज़ जो है ना सही तरीके से देते नहीं है, सीक्रेट की और एक्सेस आईडी, तो उसमें भी सही इश्यू है। आता है। तो सर उसके लिए ये था कि हमारी जहाँ पे हमारा सेज मेकर इंस्टॉल हुआ हुआ है सर, उसके अंदर एक फाइल है। अगर आप मैनुअली मतलब कमांड से नहीं कर सकते तो सर उसके अंदर एक फाइल है AWS की। AWS के अंदर एक ये कॉन्फ़िगर और एक ये फाइल है। इसके अंदर जाके हम अपना रीजन दे देंगे। ये देख रहे हैं सर। सर ये रीजन दिया हुआ US-East-2। अच्छा सर, गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि इसके अंदर जो रीजन दे रहे होते हैं वो क्या करते हैं, ओहाई नाम के साथ देते हैं, जबकि वो उसके साथ देंगे तो वो पिक नहीं करता। हमें रीजन सिर्फ यही देना है, यूएस जो भी यूज कर रहे हैं उसके सिर्फ ये कोडिंग देनी है, मतलब उसके कंट्री का नाम या इस तरीके से नहीं देना। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद एक बार इसमें आप पेस्ट कर दें जी। फिर सर ये हमारी फाइल है दूसरी, जिसके अंदर हम अपनी आईडी की और सीक्रेट की मैनुअली दे ये सकते है हैं। कि वो जो ये जो बैंक एडिशनल वाला जो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही ना अवेलेबल है, लेकिन हमारा सर, मुझे इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। तो आप अपना माइक की सेटिंग चेंज करें और उसको नॉर्मल माइक पे लगा दें, मतलब लैपटॉप के अगर डायरेक्ट माइक है उस पे ले आए। बिलाल, हाँ बिलाल जी हाँ बिलाल, वहां से भी बता दो ना। AWS के अंदर जब हम जाते हैं जॉब प्रोसेसिंग के अंदर, AWS रोल वहां से भी मिल जाता है, क्योंकि जो हमने हाँ, डिफाइन वाली कमांड यूज रोल की है। जी जी, रोल तो हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। हम AWS के अंदर से भी सर जाके रोल को पिक कर सकते हैं, वहां से सही उठा है। के ला सकते हैं, और ये मैनुअली कमांड और ऑटो कमांड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, उसी रोल के ऊपर आ जाओ ना, कमांड दिखा दो, जी कोई सर। कोड जी दिखाओ सर। ना। लेकिन है ना वो JREP वाला मसला अभी भी आ रहा है ना बिलाल। कौन सा? सर मैं ये कि JREP ग्रैप का बैंक जो अपन एडिशनल वाली जो CLI पे फाइल यूज है कर ना, रहे थे ना। तो हम क्या नाम बना रहे होते हैं। कौन बोल रहा है ये? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। मैं फैजान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो बैंक एडिशनल वाली फाइल है ना, वो S3 पे पड़ी भी है, लेकिन हमारा 3.3 मीडियम जो है ना, जिस इंसान से हम इसको गेट करने की कोशिश करते हैं, वो ठीक इस है। पे एप्लीकेबल नहीं होता। आप अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वो फाइल वहीं से कोमा सेपरेटेड वैल्यू में डाउनलोड हो जाती है। सही बात है, समझ गया मैं। ये सर छोटे छोटे चैलेंजेस है। अच्छा आसिफ, आप क्या कह रहे थे? अच्छा ग्रैब की सर, मैं कमांड का ये कह मतलब? रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था सर, रोल वाली कमांड के ऊपर बिलाल भाई ने बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। लेकिन सर जो विंडोज़ के यूज़र है ना, उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो लोकल CLI के अंदर जब वो ग्रैब की कमांड को चलाने करेंगे ना CLI मोड के अंदर, तो वहाँ पर ग्रैब का GREP का है ना कोई एरर देता है इंटरनल, मतलब बिल्कुल वो देगा, जो क्योंकि कमांड। ग्रैब की जो कमांड है वो लिनक्स की है। अच्छा जी। अच्छा, कल हम लोग सर इसी पे इसका एक सोल्यूशन आई थिंक अभी वो जहन में भी आया था, क्योंकि हम ये AWS से शेल पे जो काम कर रहे हैं, अगर उनकी CLI इंस्टॉल नहीं है तो उस पर वो वर्किंग नहीं करेगी। लेकिन जब हम AWS के अंदर AWS की CLI इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर वो वर्किंग कर लेगी।
लेकिन बिलाल नहीं आ रहा था ना, कल हमने चेक किया था। हाँ चलें, इसका देख लेंगे रात में क्लास हाँ में भी, वो तो लेकिन देख लेंगे। दूसरे खैर भी तो। बहरहाल ये कि अभी हाँ रोल का दूसरे ऑप्शन जो तुमने बताया वो ज्यादा हाँ, बेहतर है, उसके एक चक्कर तो में जाने से बेहतर है। ये देखिए एक ऑटोमेटिक है, प्रॉब्लम, आप ये कमांड कर लें तो इसके थ्रू ये होगा कि ये खुद ही से रीजन आपका करके आई एम रोल बना के आपके पास ले आएगा। हाँ ठीक है, इसके जो अंदर कोड जो है, करंट उस वक्त चल रहा होगा इस कोड के अंदर वो करंट ले आएगा, जिस पे जी करंट पे ऐसे काम ही है। करोगे। जी ऐसा ही है ठीक है, ना। तो इसके अब अंदर हाँ रोल बिल्कुल। की लिस्ट नहीं लाएगा कि कितने रोल नहीं, आपके इसके इन अंदर रनिंग लिस्ट चल नहीं रहे हैं। लाएगा, इसके अंदर इसके अंदर रोल की लिस्ट नहीं लिस्ट नहीं लाएगा। लाएगा। ठीक है। अब तुम्हारे इस रोल के अंदर देखो, तुमने नीचे जो 2 रोल दिए हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर एग्जीक्यूशन रोल तुमने दोनों अलग अलग दिए हैं। अब ये उसे तो कौन मैं सा यूज। ये तो अच्छा मैं हाँ जिसको बोलो। यूज करना होगा उसको कर लूंगा, बाकी को कमेंट कर दूंगा। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन हो गया। ये तो मैंने वैसे प्रैक्टिस के लिए कर रहा था, रोल लेकर आ रहा था। सर ठीक है बाकी गुड तो हो वो गया। बुक की कमांड्स हैं, जिसके अंदर इसके अंदर सिर्फ एक चीज, ये सोर्स की जगह जो है ना उसके अंदर बुक के अंदर कमांड में इनपुट दिया हुआ है, तो हमें जो है ना बैंक एडिशनल फुल सीएसवी की फाइल को लिखना सही है, पड़ेगा, जबरदस्त। वरना तो ये रन नहीं करेगी। मेजर अच्छा प्रॉब्लम, बिलाल बिलाल सर से एक और चीज भी पूछो। ये जो हम जी डिस्कस कर रहे थे OPTML वाला जो डेस्टिनेशन का ना, हम लोग इस चीज को सर्च कर रहे थे। OPTML प्रोसेसिंग इनपुट, ये कौन सा पार्ट है? ये कुछ जिसमें हम लोग फंसे ये हुए थे। लास्ट टाइम आई थिंक इसके ऊपर हुआ था, ये इसका बिल्टन है, ये आप जब करेंगे तो ये जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। सर देखो आप भी सबसे बिलाल पहले थोड़ा सा। मैं बिलाल ये आपको बिल्डर थोड़ा सा, लिनक्स में आसिफ कर सकते आसिफ हैं, क्या फिलहाल होता एक है? मिनट, मैं पहले बात सुनाऊं, जी मेरी जी बात जी जी। सुनो। अच्छा सब लोग मेरी बात सुनो। ये मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया था और नहीं पढ़ाया था, तो आप चैप्टर 3 के अंदर जाएंगे, बिल्कुल शुरू में, वहां पर ये आप बताता है कि आपके पास जो है वो डेटा जो है वो आपका S3 पे पड़ा हुआ होता है या आपके सेज मेकर की इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ होता है। आपको यहाँ से डेटा उठाकर उस वर्चुअल मशीन पे ट्रांसफर करना होता है जहां पर आपकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। ठीक है, वहां पर एक पाथ जो है वो दिया हुआ है जो कि OPT/OPT वाला है ना। जी जी जी। लिनक्स में ये बड़ा फेमस पाथ है ना, /OPT वाला। यस सर। लिनक्स के विंडोज अंदर आप जाएंगे तो हाँ आप लेकिन हमें इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि विंडोज पे क्या होगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो इंस्टांस है जो चलाएंगे आप, चाहे वो ML मीडियम हो, जब तक आप स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे, वो जो इंस्टांस है वो लिनक्स का ही होगा। तो इसलिए उसको आप जरा गौर से देखेंगे तो उसके अंदर वो ये बता रहा है कि भाई एक फाइल है जो सेज मेकर की स्टोरेज से उठकर जो है वो उस वर्चुअल मशीन के लोकल फोल्डर में जाकर, जिसको हमने यहाँ पे बताया हुआ है OPT वाला, दिखा रहे हो क्या तुम? नहीं वहां सर। पे जाकर सेव हो जाएगा डेटा। जब तक डेटा आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं होगा वो नहीं चलेगा। डायरेक्ट S3 से डायरेक्ट हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है सर। तो सर बाकी ये बिलाल है कि ये फाइल बिलाल फिर कंटिन्यू करो। जी सर, ये फाइल हमने चलाई थी तो इसको AWS पे अगर जो ये है OPT वाला दिखाना, जरा कोड दिखाना ना। अब जैसे इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ना /OPT/ML, तो इसके अंदर जो हमारा इंस्टांस है उसमें हमने /OPT ले लिया। OPT और लिब और सर ये है क्या? मैं वही बताने जा रहा था क्या कि डिफाइन कर रहा हूँ? /OPT/lib, ये मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कराता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। एमएल सर से मैं तो अपनी समझ, स्टॉप कर लूँ? हाँ वो कर जरूरत नहीं, तुम्हारी वैसी हो जाएगी। एमएल से तो सर मशीन लर्निंग समझ में आई है। मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, उससे पहले वाला लिनक्स बिल्ट इन फोल्डर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अगर आप लिनक्स थोड़ा सा, आप लोग आई वाज बिलीविंग कि आप लोगों ने लिनक्स पढ़ा होगा। जैसे ये रूट की डायरेक्टरी है, एसेंशियल यूजर बाइनरीज हैं, स्टैटिक बूट फाइल है, CD-ROM है, डिवाइस की फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, होम की फाइल है, यहाँ पर लिब की फाइल्स हैं, लॉस्ट एंड फाउंड है, मीडिया है, MNT है, ऑप्शनल पैकेजेस, प्रॉक है। ये सारे के सारे जो फाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्ट इन इनके फोल्डर हैं जो हमेशा अच्छा आपको लिनक्स में बने हुए होंगे। ओपीटी ठीक है, तो मतलब आप, हाँ तो वो ये कर रहा है, आपका जो यूजर है वो ये कर रहा है कि इसके अंदर वो आपने जो भी S3 से डेटा उठाएगा वो OPT के फोल्डर के अंदर ML के अंदर जाकर स्टोर कर देगा। ML का फोल्डर नहीं बना हुआ, लेकिन ML का फोल्डर वो बना देगा और वो डाल देगा। ये बिल्ट इन डायरेक्टरी है इटसेल्फ है खुद, जैसे कि एक रूट पाथ डिफाइन किया हुआ है कि जहां से भी इनपुट आएगा उससे ले जाके तुमने यहाँ रखना है और हाँ आउटपुट भी ले जाके यहीं रखना है।
ये हम बिल्ट इन फोल्डर इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमें फोल्डर बनाने पे पता ना, हमें पता होगा जो ओपीटी का फोल्डर है इसमें हमारे नॉर्मली राइट्स होते हैं। अच्छा, कभी हमें नॉर्मली अगर ये राइट्स होते पाथ हैं। चेंज करना हो, कभी अगर हमें ये पाथ चेंज करना हो या इस पाथ को डिस्क्राइब करना हो या उठाना हो, तो फिर उसको किस तरीके से करेंगे? आप असल में मसला ये है कि अब आप यहाँ पर ये भी देखें ना, आप कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। आप लिनक्स का स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप एक कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंटेनर के अंदर जो है ये बिलाल भाई आप ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल किया, 1 मिनट होल्ड करना, मैं इसके ऊपर आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, 1 मिनट में हाथ भी धो लूँ जब तक। आसिफ का जो सवाल था वो टेक्निकली तौर पर तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, लेकिन आपको मैंने कहा कि जब आप सवाल करते हैं वो कैसा भी हो, उससे बड़ा आइडियाज आता है। तो मैं आपको चीजें बताने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ सवाल कर लिया, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ से फिर हम अपने चैप्टर की तरफ मूव हो जाएंगे। जी सर। यहाँ जी तक एक सर। बात हमें पता लग गई कि हम जो है, जो भी चीज जो है सेज मेकर की है, उसकी किताब की, वो सब चीजें प्रॉपर चल रही हैं। आपको सिर्फ हिम्मत करनी है, एक मरतबा हिम्मत कर लोगे, थोड़ी सी ख्वारी होगी लेकिन ये चला लोगे आप। बाकी लोगों से पूछना चाह रहा था वन बाय वन, ईमानदारी से सब लोग जवाब दो कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर जहमत हो रही है, इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूँ। सर वो बिलाल भाई वो वाली फाइल कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्क्राइब करने में? उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें जो चैलेंजेस थे वो बिलाल भाई ने बता दिए, बाकी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो। सर ठीक है एक सर, चीज है हम्म। सर, जब हम अपना मॉडल आप ही हमने ऑटो पे भी चला लिया और लोकल से भी कर लिया है, उसका एक्यूरेसी आ गई 50%। सर अब इसको डिप्लॉय करना है, इसका एंड पॉइंट वगैरह भी देखते हैं, आउटपुट भी देखते हैं, तो वो किस तरह हम आगे करेंगे? अब देखो ये स्क्रीन के तुम्हें वो नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, आप इसको देखो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। ये लकीरें बकीरें आपके पास एक डेटा की लोकेशन है। आप कब आपको काम, आप मशीन लर्निंग पे काम किस पे करोगे? डेटा पे करोगे ना? यस सर। तो आपके पास एक मशीन लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो एक कंप्यूटर नहीं है। हमारे पास तो ये है, हमारी जहनियत या माइंडसेट ये कि हमारे पास एक लैपटॉप है, उसके ऊपर हमारे पास हर चीज मौजूद है, उस पर डेटा भी मौजूद है, उस पर हमारी जो है वो डाउनलोडेड चीजें भी मौजूद है, ई बुक्स भी मौजूद है, और वीडियोस भी मौजूद है, कुछ पर्सनल तस्वीरें भी मौजूद हैं। यानी कि अगर वो हमारा लैपटॉप खराब हो जाए या चोरी हो जाए तो हमारे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है ना। लेकिन नॉर्मली तौर पर कोई भी बिजनेस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं होता, बल्कि हम जो है वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें हमारे पास एक डेटा की लोकेशन जो है वो अवेलेबल होती है, प्लस उस लोकेशन के हिसाब से डेटा हमारा एक जगह पे पड़ा हुआ होता है। ये कोई एफटीपी लोकेशन भी हो सकती है। ये अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे बात कर रहे हैं तो उसको हम स्टोरेज का नाम देते हैं, यानी हमारी एक स्टोरेज लोकेशन के ऊपर डेटा आपका पड़ा हुआ है। अब जब भी कोई शख्स आपको डेटा देगा, आप उसको ये बताओगे कि भाई मेरा डेटा जो है ना इस वाली लोकेशन में लाके डाल दो, या आप उससे खुद लेकर यहाँ पे डेटा कॉपी कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब आपको मशीन लर्निंग का काम करना है तो आपको डेटा चाहिए, डेटा आपकी लोकेशन में मौजूद है। अब आप क्या करेंगे,
अब हमारे पास एक एज अ डेटा साइंटिस्ट एक मॉनिटरिंग नोटबुक वर्चुअल मशीन या कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है। इसको कंसोल कह लें, मॉनिटरिंग नोटबुक, कुछ ना कुछ मौजूद है। यानी अगर हम पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास ये नोटबुक है, और अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास कंसोल है। ये हमारा अपना कंप्यूटर भी हो सकता है या वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। ठीक है, ये अब इसके जरिए हम इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। एक तो मेरे डेटा की लोकेशन पे डेटा मेरा मौजूद होगा, जो भी डेटा मैं प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस करने से पहले या बाद में मैं अपने एक लोकेशन पे लाकर डेटा डाल दूंगा। यूं समझोगे ये मेरा जो प्रोजेक्ट है या जो मेरा मेन टास्क है या मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेटा जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। यहाँ तक कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं आप? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। कंटिन्यू कर ले। कंटिन्यू करना है। अब यहां से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये अलग कंप्यूटर है या कोई भी इंस्टेंस हो सकता है, और यहाँ पर जो है हम डेटा की लोकेशन। अब होगा क्या कि इस कंप्यूटर के जरिए हम जो है वो अपनी लोकेशन से अब हमें डेटा को ट्रेन करना है। सबसे पहला फेज कौन सा है हमारा? डेटा को हमें ट्रेन करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी सेंट्रल लोकेशन से डेटा उठाऊंगा और उसको जो है अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन में ले आएंगे। अपना नहीं सर वीएम पे ले आएंगे। ट्रेनिंग मशीन है हमारे पास, हम ट्रेनिंग मशीन या ट्रेनिंग इंस्टेंस जो भी उसको आप कह लें। अगर हमारे पास लोकल है तो वो मशीन है, अगर वो वर्चुअल है तो हम उसको इंस्टेंस या वीएम जो भी कह लें, वो हम जो है कोई भी वोकैबुलरी हो सकती है वो वहां पर हम यूज करते हुए उसको ट्रेन कराएंगे। अब ट्रेन कराने के बाद जब वो ट्रेन हो जाएगा तो हमारा जो मेन वीएम पे करवाएंगे। वीएम पे भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, मैं जनरलाइज ऑप्शन दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस के अंदर एक ट्रेनिंग मशीन अलग से पड़ी हुई है ना, तो आपके ऑफिस में भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप इस ट्रेनिंग मशीन के ऊपर जाकर बैठकर, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर एक डेटा सेंटर बना हुआ है तो डेटा सेंटर में सर्वर लगे हुए हैं, तो आपके ख्याल में क्या मुझे किसी सर्वर पे काम करने के लिए उस डेटा सेंटर के अंदर जाना होता है क्या? सर हेलो? डेटा तो मंगवाना होगा ना? नहीं, देखें, मेरे डेटा सेंटर के अंदर 10 सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, अब मसला यह है कि मुझे उस सर्वर में से एक सर्वर के ऊपर डेटा डाउनलोड करना है, तो उसके लिए क्या मुझे उस डेटा सेंटर के अंदर जाकर उस कंप्यूटर उस सर्वर को फिजिकली एक्सेस करना पड़ेगा? नो सर। फिर कैसे करेंगे? फिर कैसे करेंगे? कनेक्शन सर या अपने पाइपलाइन लैपटॉप बिल्ड पे करें बैठे क्लाउड से। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने उस अपने मशीन से, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मशीन है, मैं उस मशीन से जो है वो डायरेक्ट उस सर्वर को कनेक्ट करूंगा और उसमें डेटा यहां से यहां पर जाकर डाउनलोड कर लूंगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। सही है। और जब वो काम दोबारा हो जाएगा तो मैं ये वाला डेटा दोबारा अपलोड कर दूंगा इस मॉनिटरिंग कंसोल के जरिए। यानी मेरा दो प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे डेटा लिया और यहाँ पर मैं डेटा की लोकेशन से डेटा उठाया, और आप मेरे पास कहीं पर मतलब अगर हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सर एक चीज, हाँ, बोलते रहो आप, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात।
सर ये जो वर्चुअल मशीन है वीएम है, ये हमारा लोकल सिस्टम है। हम डेटा लोकेशन से नहीं, डेटा को कौन सी वाली VM? तो ये मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं। ये आपका फर्ज कर लेते हैं, ये आपका अपना कंप्यूटर है। जैसे अभी बिलाल है, अब बिलाल जो है वो अपने कंप्यूटर से किसको कंट्रोल कर रहा है? सेज मेकर को। सर सेज अरे मेकर के अंदर क्लाउड ओएसी के अंदर। क्या कह रहे हो? सर समझा नहीं आपकी बात। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, डेटा लोकेशन से हम डायरेक्ट डेटा नहीं मंगवा सकते, हमें ट्रेनिंग मशीन की तरफ क्यों आना पड़ेगा? देखो देखो जी देखो, जी मैं बात कर लूं। आपका जो डेटा है वो उस ट्रेनिंग मशीन पर या ट्रेनिंग वर्चुअल मशीन के ऊपर ही ट्रेन होगा ना। आप अपने लोकल कंप्यूटर पर क्यों ट्रेन कराना चाह रहे हैं डेटा? सर ट्रेन नहीं करा रहे, हम डेटा की लोकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट डेटा लोकेशन मतलब चीज उठा नहीं सकते डेटा अपना डायरेक्ट मेरी लोकेशन से। बात नहीं समझ रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरा रियल सिनेरियो सुने ना। मेरा रियल सिनेरियो ये है कि मेरे पास, मुझे किसी कंपनी ने बोला कि भाई हमारा डेटा ट्रेन कर दो, तो मैं उससे डेटा जो है वो कहाँ पे ला के रखूंगा? अपने कंप्यूटर पर। सर सर पहला स्टेप तो मैं फैच करना पड़ेगा ना, डेटा को डाउनलोड करना फैच पड़ेगा। करने के बाद स्टोर कहाँ करूंगा? अपने लोकल कंप्यूटर पर, लोकल पे या वर्चुअल पे? वर्चुअल पे ठीक है नहीं। सर, मतलब अगर लोकल पे सर, ठीक है। लोकल पे क्यों करेंगे हम? लोकल पे सर नहीं सर, वर्चुअल कर सकते हैं। लोकल पे प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर कहाँ पे करें? वर्चुअल पे कर लेंगे। वर्चुअल क्या, मतलब वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, असल में वर्चुअल मशीन पे नहीं, क्योंकि मशीन तो कभी भी बंद हो सकती है ना। तो इसके लिए आपके पास डेटा स्टोरेज जो है वो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर वो आपके पास FTP हो सकता है, वो आपके पास SFTP हो सकता है, या आपके पास जो है वो क्लाउड स्टोरेज हो सकता है। तो डेटा कोई भी आएगा वो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? इस क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। यानी जैसे कि Amazon के अंदर जो S3 है वो हमारी सिंपल स्टोरेज सर्विस जो है वो हमारी क्लाउड स्टोरेज है। आप डेटा जो है वो उस पर स्टोर कर देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि अगर कल को आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, डेटा आपका जो है वो फॉर गारंटीड यहाँ पर सेफ है। तो आपकी जो S3 प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी कोई आपको डेटा देता है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो वो डेटा आप कभी भी अपने लोकल कंप्यूटर पर स्टोर नहीं करते, बल्कि आप उसको किसी ऐसी स्टोरेज जगह पे करते हैं जहां पर आपका डेटा फॉर श्योर सेफ रहे। अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई कंपनी के लिए डेटा देगा, तो वो डेटा जो है मैं अपने लोकल कंप्यूटर पर सेव नहीं करूंगा, बल्कि मैं वो डेटा जो है एक जो है वो अगर एक स्टोरेज इन्वायरमेंट है उसमें जाके सेव करूंगा। वहां पर उसका डेली बैकअप होता है, या उसको क्लाउड के ऊपर कहीं पर स्टोर करा दूंगा। क्लाउड कंप्यूटर पर जब आप स्टोर कराते हैं तो आपको ये गारंटी मिलती है कि आपका डेटा जो है वो 99.999% जो है वो अवेलेबल होगा, खराब नहीं होगा। इसमें किसी को एतराज है तो बता दें। यहाँ पर और चेंज सर आ रहा है माइंडसेट का। सर 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 मुझे एक चीज ये बोलनी थी कि देखें डेटा स्टोरेज में जो हमारी लोकेशन पे जो हमने जो भी फाइल सेव कर रखी है, हम पहले अपने लोकल कंप्यूटर के थ्रू वहां पर एक्सेस करेंगे ना। तो हम डायरेक्ट ट्रेनिंग पे क्यों आ रहे हैं? मतलब आपकी इस पिक के हवाले से बात कर रही थी मैं, कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी कि हम पहले डेटा स्टोरेज से डेटा गेट करेंगे, गेट करने के बाद उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे ना। हाँ, तो लेकिन हम गेट करने के लिए क्या पहले अपने लोकल कंप्यूटर पे कॉपी करेंगे और फिर ट्रेनिंग पे डालेंगे? नो सर, डायरेक्ट नहीं उसको सर, लिंक करवा देंगे उससे। डायरेक्ट क्लाउड के थ्रू लिंक करेंगे ना सर। हाँ, मतलब मसला ये है कि मेरा जो कमांड है, मेरी एक कमांड है जो मिसाल के तौर पर डेटा को कॉपी करती है। एक मेरी कमांड है CP की, लोकेशन से data.csv जो है वो ट्रेनिंग मशीन के ऊपर लाके कॉपी कर दो। ये कमांड जो है, ये कमांड मैं कहां पे चला रहा हूँ? ट्रेनिंग मशीन पे। ट्रेनिंग मशीन पे मैं आके कमांड चला दूंगा, डेटा मेरा यहां से यहां कॉपी हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि डेटा जो है वो मैंने यहां से यहां पे लाके कॉपी कर दिया। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? स्क्रिप्ट। अब असल में प्रोफेशनली तौर पर उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि हमारे पास एक कोड रेपोजिटरी होनी चाहिए।
यानी मैं डेटा जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर के साथ साथ कोड भी अपने लोकल कंप्यूटर के पर प्रोसेस करने के बाद जब मेरा कोड कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको पुश कर देता हूं कहां पर, अपनी रिपोजिटरी के ऊपर। लेकिन अभी तक मैं ये क्या कर रहा हूं कि अभी मैं ये वाला काम नहीं कर रहा, बल्कि मैंने, क्योंकि आप लोगों के फिर उसके लिए हजम होना बेकार है, तो हम ये कर सकते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से जो डेटा है, डेटा के साथ साथ जो है, जो मेरा कोड है, जो मेरा कोड है, ये तो कोड है, ये मेरा कोड जो है, आ जाओ भाई, जो मेरा कोड है वो भी जो है वो मुझे उस मशीन पे कॉपी कर दूंगा। तो मैं कह देता हूं डेटा, तो आप मेरे पास जो मेरा डेटा है, मेरा डेटा जो है और कोड दोनों के दोनों जो है वो मेरे पास इस मेरी ट्रेनिंग मशीन के ऊपर आ गए। अब इस ट्रेनिंग मशीन के अंदर जो है ये कोड मेरा यहाँ से भी आ सकता है, मतलब मैंने गिट पे पुश किया है वो वहां से भी आ सकता है, मैं अपने लोकल कंप्यूटर से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ कोड बनाकर। ये दोनों के दोनों जो है वो मैंने डेटा जो है वो इस ट्रेनिंग मशीन पे कॉपी की है। ट्रेनिंग मशीन पे कॉपी करने के बाद मेरी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा डेटा वापस जो है वो उस लोकेशन के ऊपर चला जाएगा और मेरी ट्रेनिंग मशीन का काम खत्म हो गया। अब अगर मेरी ट्रेनिंग वर्चुअल मशीन है तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ या शट डाउन भी कर सकता हूँ। यहां तक समझ में आ रही है बात? यस सर, आ रही है। ठीक है। अब मेरी जो ट्रेनिंग मशीन है वो जरा हैवी वेट भी हो सकती है, उसमें जीपीयू लगा हुआ हो सकता है, एक या दो जो भी है, ताकि मेरी जो ट्रेनिंग मशीन है वो फास्ट चलती रहे। लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो अब मुझे प्रिडिक्शन के लिए हैवी वेट मशीन की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा कि जब मेरा डेटा यहां पर आ गया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे मॉडल। तो मॉडल जो है यहां से मुझे जब ये मॉडल मिल गया, तो मैंने मॉडल जो है वो वापस जो है अपनी स्टोरेज एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो मॉडल था उसको लाइट वेट वर्चुअल मशीन बना दी, एक दूसरी मशीन को जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं या उसको हम प्रिडिक्शन मशीन कह लें, जो भी कह लें, ये यहाँ पर हमारा। सर मॉडल को हम लोकल पे भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन बात ये कितने कब तक करोगे? 24 घंटे अपनी लोकल मशीन चला के रखोगे? सब आवाज म्यूट करते हैं। सर ये आपके पास कोई मॉडल एंड पॉइंट में तैयार हुआ हुआ या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, जिसे हम देख के इन सारी बातों के बाद जो लास्ट वाली बात है एंड पॉइंट वाली, तो हम उसको देख सकें या एक्सेस कर सकें या कुछ उसको समझने के लिए? वो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये देखो डिजाइन बात समझ में आ रही है तुम्हें? जी सर आ गई सर ये बात। सर तो एक देखो एक ये माइंड सेट है कि भाई मैंने जो है अभी तक जो हमने तीन सेमेस्टर में, ट्राइमेस्टर में क्या किया था कि हमारे पास एक ही मशीन थी, हम उस मशीन के ऊपर ट्रेनिंग भी करते थे, उसी के अंदर हम इवैल्यूएट मॉडल डॉट इवैल्यूएट का फंक्शन भी चलाते थे, उसी में हम टेस्टिंग भी करते थे, फिर उसी में हम मूवीज भी देखते थे, उसी में जूम की मीटिंग भी लेते थे, सारे काम एक ही मशीन में करते थे ना। सही। अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर मुझे एक ट्रेनिंग के अंदर 5 घंटे लगेंगे, तो यार क्या मैं अपना 5 घंटे के लिए अपना लैपटॉप बिजी कर दूंगा क्या? इन्हें रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, उसको म्यूट कर दे वॉइस। जी सर कंटिन्यू करें आप। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को?
जी सर। ये अगर बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको सेज मेकर समझ में आ जाएगा, वरना सेज मेकर समझ में नहीं आएगा आपको। नहीं सर, समझ आ गई सर आपकी बात, और सेज ठीक है, मेकर भी तकरीबन हद तक समझ आ गया। हाँ, इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है आपको और बाकी लोगों को, और स्पेशली तौर पर सना को, कि आपका जो मशीन है उसका काम जो है वो आपको हेल्प करना है। ट्रेनिंग जो है हम अलग मशीन पे कराएंगे, और जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो हम मॉडल को दोबारा यहाँ पे सेव कर देंगे और एक प्रिडिक्शन मशीन के ऊपर उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, अब ये वाली मशीन, ट्रेनिंग मशीन हमारी हैवी वेट भी हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने प्रिडिक्शन मशीन पे मॉडल कॉपी कर दिया, तो मेरी जो प्रिडिक्शन मशीन है उसकी हाई अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो भी मेरे क्लाइंट मशीन्स हैं या वो जो है वो इसको कनेक्ट करती हैं, इसके ऊपर अपना डेटा देती हैं, और डेटा कॉपी करके और उसका जो रिजल्ट है या जो मेरी प्रिडिक्शन है उसको वो अपने सॉफ्टवेयर में यूज करके दिखा देती है। और मेरी जो ट्रेनिंग मशीन है मैं उस पर डेली बेसिस के ऊपर 2-4 घंटे ट्रेन कर करके मैं अपना मॉडल अपडेट कर देता हूँ। तो अब मेरा पूरा साइकिल बन गया ना। मेरी ट्रेनिंग मशीन के अंदर मेरे पास नया डेटा आता है हर रोज जो है वो कुछ लोग जो है वो मुझे डेटा जो है वो कॉपी करके दे देते हैं। वो डेटा मैं ट्रेन कराता हूँ, ट्रेन करने के बाद दोबारा डेटा कॉपी कर देता हूँ और वो डेटा प्रिडिक्शन मशीन में चला जाता है। वहां से कोई और दूसरा बंदा उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है किसी भी चीज पर, Node.js पे बनी हुई है, उसका फ्रंट एंड जो है वो React है, तो उसके ऊपर यूजर ने जो है जाकर फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जो है उसको आप जो है वो बताएंगे कि उसको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उस फॉर्म का डेटा जो है मेरी इस प्रिडिक्शन मशीन पर आएगा, और उसको वो डेटा जो है मेरी क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्टिविटी जो है वो हो जाएगी। वो क्लाइंट मशीन से डेटा मेरे पास आएगा और प्रिडिक्शन उसके पास चली जाएगी। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर है जो हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करते हैं या करना चाहिए। अब इसमें आप बताओ कहां पर आप मिसफिट हो रहे हो, मिसगाइड हो रहे हो? सर अगर क्लाइंट हमें इररिलेवेंट डेटा देता है जो मशीन प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है, तो लाजमी सी बात है वो डेटा भी हमारे डेटा स्टोरेज तक तो आएगा ना। ठीक, देखो क्लाइंट आपके डेटा स्टोरेज में नहीं दे रहा, क्लाइंट आपकी प्रिडिक्शन मशीन को रिक्वायरमेंट भेजता है और आप उसको प्रिडिक्शन, मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है, क्लाइंट मशीन जो है वो एक तस्वीर जो है वो आपको भेजती है। यहाँ पे क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट का मतलब आपका वो वाला क्लाइंट नहीं है। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो शायद। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं उसको थोड़ा मजीद वजाहत के साथ कहता हूँ। कोई भी यूजर आया, उसने कुछ भी डेटा दिया प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है, वो डेटा हमारे प्रेडिक्शन मशीन पे आया, सही है, लेकिन अब वो डेटा जो है, जो भी चीज़ उसने दी है वो इस मॉडल से हट के दे दी है, तो सर हमारा मॉडल उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा? या वो उसको एरर दे देगा और बैकअप में जो डेटा उसके पास आया है वो डेटा स्टोरेज में जाके किसी फाइल के अंदर स्टोर कर देगा कि इस टाइप का डेटा भी ना क्लाइंट की तरफ से आया है। अब मुझे एक बात बताएं, आज तक अभी आपने इतनी मशीन लर्निंग पढ़ी होगी, तो उसके अंदर ये हमने कहीं टेंसर फ्लो में ये चीज पढ़ी है कि अगर डेटा गलत आ जाएगा तो आपका जो टेंसर फ्लो का जो मॉडल है वो डेटा स्टोरेज में सेव कर लेता है और उसके बाद जाकर बताता है, उसके बाद क्लाइंट की मम्मी के पास जाता है और मम्मी को जाकर शिकायत कर देता है कि आपके बेटे ने जो है गलत डेटा भेजा। ऐसा कभी हमने पढ़ा है क्या? नहीं सर, बात मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, बात लाजमी से बात है, यूजर तो अपने हिसाब से डेटा कुछ भी डालता रहेगा और हमारे पास मॉडल। लेकिन सर एक पहले से डिसाइडेड होगा ना ये तो कि हमने किस इस पे ट्रेन करके उनको देना है। मिसाल के तौर पर आप गूगल की ईमेल पे जाते हैं, आप गूगल की ईमेल में मुझे बताओ कौन कौन सा गलत डेटा डाल सकते हो? सर इसको इस तरह लेंगे
जिस तरह हम ईमेल पे जब जाते हैं वहाँ पे 1 2 3 या XYZ, वो वहीं पे एरर दे देगा कि इस नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, तो तो इससे इसका सब मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, आप शायद मिस कर गए। मैंने कहा था कि भाई आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है बैंक की वेबसाइट के ऊपर आपने फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म के अंदर वो आपको सारी इंफॉर्मेशन डालता है। अब आपको ये पता होगा कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है उसमें जो फॉर्म होता है वो पहले वैलिडेट होता है कि उसमें डेटा है या नहीं है। उसके अंदर डेटा अगर डिनाइल ऑफ सर्विस है, ये मसला है, कोई गलत डेटा है, कोई स्पैम है, ये सारी चीजें आपका जो वेबसाइट डिजाइन है ये उसको कंट्रोल करता है। आपके पास गारंटीड जो है वो डेटा जो आएगा वो सही आना चाहिए। अगर गलत डेटा आएगा आप रिजेक्ट कर दोगे उसको। फिल्टर हो गया आएगा सर। फिल्टर होके आना चाहिए ना। अगर मतलब आप जो है वो किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर जो है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट एपीआई है, आप माइक्रोसॉफ्ट एपीआई की गूगल ट्रांसलेट की बात करते हैं, आप कभी माइक्रोसॉफ्ट की एपीआई या गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाओ और कुछ भी डाल दो तो क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेट, सर आप मेरी बात तक तो आ चुके हैं सर। आप ये सही कह रहे हैं कि ट्रांसलेट लिखा, आप कोई बंदा है वो ट्रांसलेट की जगह कुछ और लिख देता है। अब मैं यहाँ पे क्या लेकिन लिखूं, वो मैं यहाँ पर गूगल ये लिख रहा हूँ नहीं 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 तो मेरी क्या बात होगा। सर, मतलब ये तो एक नॉर्मल हमारा, जब भी आपको यूजर इंटरफेस बनाते हैं ये हमारा एक नॉर्मल वैलिडेशन है कि हम जो है वो अपने कोड को ये वाली चीज तो करेंगे ना। ये तो पार्ट ऑफ द पार्सल है ना, इसमें नई सर चीज क्या। सर इसको वो जब हम यूजर जो वो इनपुट कर रहा होगा, फीड कर रहा होगा, तो सिस्टम उसी वक्त उसको रोक देगा कि आप सही उस फॉर्मेट में डेटा हाँ बिल्कुल, दीजिएगा। अगर अगर आप गलत डेटा देते हैं, अभी हम आगे जाके मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप गलत डेटा देके आपके पास गलत रिजल्ट आ जाएगा। सर ये आगे तक जाएगा ही नहीं, वो सिस्टम ही उसको वहीं पे रोक देगा कि आप इस सही फॉर्मेट में डेटा दे नहीं, दें। लेकिन आगे चला भी जाता है, अगर आगे चला भी जाता है तो क्या होगा वो हम करके देख लेंगे। तो आसिफ का जो क्वेश्चन है वो अभी हम होल्ड करते हैं और बाकी लोगों के क्वेश्चन करते हैं कि अगर बाकी लोगों का कोई सवाल है तो आप कर लें। हाँ मुझे शायद समझ दर्द हो रहा है। अच्छा, सर ये वाली बात सवाल समझ तो में आ गई। $24 कैसे देंगे? क्या कह रहे हो? वो $24 मांग रहे हैं, कैसे देंगे? दे देंगे बाकी यार। काम, सर सबसे काम ही रुका हुआ है ना, कैसे प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? अभी देखो उसके ऊपर मैंने कहा ना, आप अपना भाई इनका व्हाट्सएप वगैरह में जाकर डालो और उनको कोई मेल की हेल्प करो सब लोग। सर मेरे तो $3 चलेगा उसको ऑटो ML पे चलाने पे। सर मेरे भी लगे हुए हैं कुछ। यार पैसे तो लगेंगे ना भाई, लर्निंग करनी। एक और सीन हुआ मेरे साथ, पता है क्या? सर मैं हमें तो मेरा ऐसा कार्ड लगा हुआ था। तो ऐसे लग रहा है सर ये इससे वाले ने सेज मेकर AWS वाले से कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि हम आपको इतना नहीं डॉलर नहीं देंगे। नहीं नहीं उस्मान ऐसी बात नहीं, उस्मान ऐसी बात नहीं है, मजाक मस्ती अपनी जगह, मजाक मस्ती अपनी जगह देखो रिकॉर्ड हो भाई। गया, कोई भी ऐसी बात हुई रिकॉर्ड पे चला गया, मजाक मजाक सब मस्ती आपको हो भाई रही बुला के ना हेड ऑफिस में पीटेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, लेकिन देखो आप एक बात देखो कि आप लोग इस बात पे यकीन नहीं करोगे। जब मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लोग नाराज हो रहे थे, लेकिन आप ये देखो कि आप एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का जो है वो एक फ्लेवर जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसीलिए आप लोगों की अभी तक बहुत सारी जगहों पे कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए लो है कि आपने कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया। सही है, तो आप जब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेरे लिए क्यों इजी है, क्योंकि ये मेरे रोज का काम है। हमारे ऑफिस में इस चीज पे पाबंदी है कि आप डेटा अपने लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं कर सकते। सर वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम अपने लोकल कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, तो बहुत अगर बड़ा हमें रिस्क होता है। और इसके अलावा डेटा, मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर जो मेरा डेटाबेस है वो 2 टेराबाइट के ऊपर है एक इंस्टांस, और 5-6 इंस्टांसेस चल रहे हैं, तो एक इंस्टांस का 2 टेराबाइट का डेटा मैं अपने लेवल कंप्यूटर पे कैसे मैनेज करूंगा। तो आपको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाना ही पड़ता है। जी सर, वर्चुअल मशीन पे जाना पड़ता है। वर्चुअल मशीन हो या फिजिकल मशीन हो, ये भी एक चैलेंज चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी के अंदर एक वक्त तक लोग जो है वो बड़ा बुरा समझते थे वर्चुअल मशीन के ऊपर जाना। जब उनको बोलते थे कि भाई देखो ये वर्चुअल मशीन के ऊपर चलाएंगे और वो आपसे जो है वो एक दिन के $1 चार्ज करेगा, तो बोलते थे भाई महीने के कितने हो गए, साल के कितने हो गए। हमने कहा भाई साल के आपके $500 है। $500 भाई लोकल पे चलाओ ना। जब उनको हमने बताया कि भाई लोकल पे भी जो खर्चा आता है वो कौन बर्दाश्त करेगा, उनको कंपेरिजन करके दिया कि मिसाल के तौर पर लोकल के ऊपर एक सर्वर खरीदते हैं, तो सर्वर जो है यहाँ पर अपना डेस्कटॉप नहीं खरीद रहे, आपका जो लैपटॉप है ये 24 घंटे चलने के लिए नहीं बना।
आपका लैपटॉप जो है अगर 24 घंटे मुसलसल चलता रहा 3 दिन तक, तो इसकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी चारों, तो आप जब एक सर्वर क्लास मशीन लेने जाते हैं जो 24 घंटे चलने के लिए बनी है, उसकी कॉस्ट ही 4-5 लाख रुपए होती है। और अगर आप उसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं उसमें डुअल पावर सप्लाई हो, एक खराब हो जाए दूसरी चलती रहे, तो उसकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ये सब चीजें सर आपको देनी। सर ये सर्वर 12 महीने चलते रहते हैं क्या? हाँ, जितने भी सर्वर आपके पास, मित्रा के तौर पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी सुपरमार्केट के अंदर भी जो सर्वर वगैरह है वो 24 घंटे चलते रहते हैं। नहीं 24 घंटे अभी की सिर्फ नहीं, सर्वर का वो लेने के लिए गए थे। सर 12 महीने चलते हैं ये कंटिन्यू। हाँ, भाई चलता ही रहता है मेंटेनेंस के लिए बंद होते हैं हम। मेंटेनेंस के लिए बंद होते हैं अलग बात है, लेकिन सर्वर जो है वो सारा वक्त चलते रहते हैं। अब जब सारा वक्त एक सर्वर चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ बिजली तो खाएगा ना, उसके पीछे यूपीएस भी लगा हुआ होगा। यूपीएस जो है वो 2-3 साल के अंदर खराब हो जाते हैं, आपको यूपीएस चेंज करने पड़ते हैं, फिर वो बिजली खाते हैं, फिर आपको वहां पर, हाँ, उसके बाद जो है वो आपको वहां पर एयर कंडीशन भी लगाना पड़ता है। सर हम तो मैसिव स्केलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, जब मैसिव स्केल पे पर जाएंगे तो आपके पास एक तो पे बेड बना हुआ होता है। ये तो क्या कह रहे हो, कई 100 एकड़ पे बना होता है इनके सर्वर। तो AWS है, गूगल है या हाँ, मैं AWS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में कंपनियां मिलेंगी, छोटे हॉस्पिटल्स हैं और इम्तियाज स्टोर है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनके सर्वर उनके लोकल पास डिजाइड है। अब मसला ये है कि जब वो लोकली मशीन लगाते हैं तो उनको अपने मशीन लगाने के लिए, लोकल सर्वर लगाने के लिए एक छोटा सा डेटा सेंटर बनाना पड़ता है 4-5 कंप्यूटर के लिए भी, उसमें AC भी लगाना पड़ता है। उसमें जब मैं 2004 के अंदर जो है वो एक कंपनी थी हमारी, फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज, जो स्टॉक ब्रोकर थी, वहां पे काम करता था, तो उनका डेटा सेंटर के अंदर दो AC लगे हुए रहते थे, ठीक है, और वहां पर 4 कंप्यूटर लगे हुए थे, उनको ठंडा रखने के लिए 2 AC लगे हुए थे, जनरेटर लगा हुआ था। एक वहां पर रात में एक बंदा जो है वो बैठा रहता था जो डेटा सेंटर के पास, वो इस चीज को इंश्योर करता था कि यार लाइट ना चली गई हो, AC चल रहा नहीं चल रहा, वो रात में 2-3 चक्कर लगाता था। और वहां पर जो एक टेम्परेचर मॉनिटर लगाया हुआ था, वो टेम्परेचर मॉनिटर को चेक करता था, यार टेम्परेचर बढ़ तो नहीं, क्या हो सकता है दोनों AC खराब हो गए। तो इसकी भी कॉस्ट है। अब यही वाली कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो आपको लगेगा कि यार आप जो कॉस्ट दे रहे हैं वो ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, सारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट सब लगा के देखें तो सर ये फिर कम पड़ती है। हाँ, इसीलिए ये असल में लार्ज स्केल इकोनॉमी वाली है ना, कि अगर एक आदमी जो है वो अपना जूता खुद बनाने के लिए कोशिश करेगा तो उसका जूता महंगा पड़ेगा, और अगर वो एक फैक्ट्री जो सिर्फ जूते ही बना रही है वो जूते बनाने शुरू कर देगी तो उनको वो सस्ता पड़ना शुरू हो जाएगा। बरोबर। अच्छा, अब हम किताब के ऊपर आते हैं। किताब के अंदर भी यही वाली चीज जो है आप लोगों से डिस्कस की गई है कि भाई आपका जो हमारे पास जो, ये मैं आगे पढ़ता हूँ लेकिन इसको किताब को जरा चैप्टर 4 को हम जरा कंटिन्यू करते हैं कि चैप्टर 4 के अंदर अभी तक हमारे पास जो है वो हमने सेज मेकर ऑटो पायलट के लिए काम किया था, लेकिन ऑटो पायलट का मसला ये था कि वो बहुत ही लिमिटेड एल्गोरिथम जो है वो अभी यूज कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर ऑटो पायलट के बाद एल्गोरिथम ज्यादा बढ़ जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, और वो है वो एल्गोरिथम जो ऑलरेडी हमारे पास सेज मेकर में इंप्लीमेंटेड है, जिनको हमने नाम दिया हुआ है बिल्ट इन एल्गोरिथम्स का। ठीक है, अभी हमने ये चीज हमने पहले ही देख ली थी कि टेंसर फ्लो भी चला सकते हैं, लेकिन इसके बिल्ट इन एल्गोरिथम बने हुए हैं जो हाईली ऑप्टिमाइज है और सेज मेकर के अंदर बड़े आराम से हम चला सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो हम ये चीज इस चैप्टर में देखेंगे। हमारी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, डिस्कवरिंग जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि अभी कौन कौन से हमारे पास एल्गोरिथम है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के लिए लीनियर लर्नर, फैक्टराइजेशन मशीन के नियरेस्ट नेबर, XGBoost और डीप AR जो है, इस तरह के हमारे पास मशीन अवेलेबल। जो हमारा डीप AR है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बनाया गया है और इसको Amazon वालों ने ही इन्वेंटेड किया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप आ रही है सही आवाज? सर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का जरा सा से ओवरव्यू दे दें बेहतर भाई, कोई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ओवरव्यू दो उसको। मैं आपकी खातिर ये कर सकता हूं। एमलिस का डेटा तो सर हमने RNN पे ही चलाया था ना।
ठीक है, आप यहाँ पर जाकर इस तरह करके सर्च करके पढ़ लेना। अभी साइट पे खोल लो और पढ़ लो कि क्या हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारे हमारे पास इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग के जो है वो हमारे पास मॉडल है, सॉरी एल्गोरिथम्स है जो हम यूज करेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास स्केलेबिलिटी की बात आ रही है कि हम इससे पहले जो है वो सर हमारे कोर्स में कहीं भी नहीं है ना? क्या नहीं है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है ना पूरे कोर्स में हमारे कोर्स के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमारा जो कोर्स है अगर हम उसमें और भी चीजें डाल सकते थे या डालने चाहिए थी, लेकिन आप ये सोचो कि ये जो कोर्स है ये कितना मुश्किल से आप लोगों ने पढ़ा है। सर कोई बात नहीं, 5वां क्वार्टर करवा ले, हम कर लेंगे। ठीक है, अभी चौथा वाला क्वार्टर तो पढ़ लो। हो सकता है चौथे वाले क्वार्टर में आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी करवा दे। वो तो पढ़ रहे हैं, बस आखिर इख्तिताम पे तो है सर। अभी तो चौथा चैप्टर है, इसमें तो और बहुत सारे चैप्टर है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो है हम ये नहीं सर सही आपकी। भाई मेरी आवाज सबको आ रही है? सर क्लियर है। हाँ सही आ रही है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि you wonder why should we use them instead of their counterpart in well-known libraries such as RNA। हम जो है वो हम जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ये वाले सेज मेकर के अंदर ये वाली एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो हमारे पास साइकिल लर्न वगैरह में भी अवेलेबल है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। सवाल ये पैदा होता है, जैसे हम भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों से कोई सवाल कर सकता है कि आप लोगों ने 3 साल तक, मतलब 3 महीने तक, सॉरी 10 महीने तक टेंसरफ्लो पढ़ी, तो आप ये वाले एल्गोरिथम क्यों लेकर जा रहे हो? तो उसके रीजन भी है। मिसाल के तौर पर ये जो है एल्गोरिथम जो है हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड ट्यून्ड बाय द अमेज़न टीम, जो काफी एक्सपर्ट है, और उनको उन्होंने अपने हिसाब से काफी ज्यादा जो है वो ट्यून किया हुआ है। इसके अलावा ये अमेज़न की एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए एडवांटेज ये है कि आप अगर इन एल्गोरिथम को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी इफिशिएंसी और एक्यूरेसी और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट और सपोर्ट और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो शायद आप साइकिट लर्न या टेंसरफ्लो में नहीं कर सके। ये अमेज़न वालों का ख्याल है, ठीक है, जो कि काफी हद तक सही है। अब जैसे हम अगर गूगल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो गूगल वालों ने अपनी जो लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो, उसको उन्होंने ऑप्टिमाइज करके वो सारे काम जो यहाँ पर सेज मेकर से ले रहे हैं वो उन्होंने टेंसरफ्लो या गूगल एआई इंजन के हिसाब से उन्होंने वो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल कुछ पूछते हैं तो पूछ लो। नहीं सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, Amazon SageMaker lets you train and deploy model in different configuration. Although it encourages best practices, it's a modular service that lets you think about one way. अच्छा, इस पिक्चर के अंदर हम आप देख रहे हैं एंड टू एंड वर्कफ्लो। ठीक है, अब हमारा एंड टू एंड वर्कफ्लो क्या है जो हमने डिस्कस भी किया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो डेटा सेट है वो अवेलेबल होना चाहिए कहां पर, Amazon S3 के। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैंने बोल नहीं रहा कुछ। मैं कह रहा था कि आपका डेटा सेट जो है वो हमारे पास S3 पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी ट्रेनिंग जॉब और उसके बाद हम वो लॉन्च करेंगे ट्रेनिंग जॉब। सर ये बुक कहाँ से मिलेगी हमें? भाई इनको बुक दो, और जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो मॉडल आर्टिफैक्ट है ये सेव हो जाएगा किसमें, S3 में जाकर, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपने जितने यूज किया हुआ उतने के पैसे दे देंगे। सही है। उसके बाद जो है यहाँ आपका मॉडल जो है वो दोबारा S3 में सेव हो गया है। उसके बाद ये आपने मॉडल जो है ये डिप्लॉय करना है।
You can deploy the model either the real-time HTTP endpoint for live prediction or the bed transform. Again, you simply need to define infrastructure requirements. उसके बाद आपका predict data हो जाएगा. As you could accept, infrastructure is managed here too. For production, you would also monitor the quality of data in prediction. उसके बाद जो है वो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको क्लीन अप कर देंगे. अब इसके अंदर जो है वो ये भी कह रहा है कि आपको जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरह को. अब मैं आपसे एक रियल सिनेरियो लेता हूँ. फर्स्ट करो कि आपने एक अपनी बैंक का मेहनत करके एक मॉडल बनाया है. आपने एक मॉडल बनाया है जो ये बताता है कि इस बंदे को वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए. तो उसका डेटा आप किस किस तरीके से ले सकते हैं. सर ये बुक शेयर कर दें प्लीज. भाई चैट पे लिख दो, कोई ना कोई शेयर कर देगा. आप टीचर से ये सारे काम भी लोगे, चाय भी बनवा लो उससे. सर यू आर सैवेज. अच्छा, यहाँ पर मैं आसिफ के सवाल के जवाब देना चाहता कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और भूल जाऊं. मैं यहाँ पे बता रहा था कि हमने जो है यहाँ पर एंड पॉइंट बनाया था. हमने शायद आपको याद होगा कि अगर हम एंड पॉइंट जो है हम अपने कोड के जरिए भी बना सकते हैं और अपने ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं. तो जो हमारा एंड पॉइंट होगा, हम उस एंड पॉइंट के अंदर डेटा भेज रहे होंगे इस फॉर्म में. ये देख रहे हो ये फॉर्म, इसके अंदर हमने ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, ये कहलाता है टेक्स्ट CSV फॉर्म, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर सारा डेटा कॉमा सेपरेटेड है. मैं अपना स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है वो डेटा कॉमा सेपरेटेड तरीके से इस एंड पॉइंट को पहुंचा दूंगा. ये मेरी कमांड है जिसके जरिए मेरा डेटा एंड पॉइंट तक पहुंचेगा. और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा रिस्पॉन्स में. रिस्पॉन्स में आने के बाद मैं डेटा जो है वो रीड कर लूंगा. रिस्पॉन्स के अंदर डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी के अंदर से ये वाला डेटा, बॉडी वाला डेटा रीड करके उसको जब UTF में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास जो है, और मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यस या नो आ जाएगा. अब अगर आपने एक एंड पॉइंट बना लिया है तो आप प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हैं कि यार मैं ये डेटा गलत दे दूं. आप डेटा गलत दे देंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो एक एरर की फॉर्म में आ जाएगा, यस और नो की फॉर्म में नहीं आएगा, और वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. आसिफ बात समझ में आ रही है? सर बात तो आपकी अभी जो सिनेरियो आपने बताया उस हिसाब से समझ आ गई. अभी आपने बताया टेक्स्ट CSV के अंदर हमारा डेटा होगा, अगर इसके अलावा भी कोई और फॉर्मेट होता है? भाई जो भी फॉर्मेट होगा वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से होगा. मतलब जो आपका एंड पॉइंट बनाया हुआ है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर एंड पॉइंट आप बना रहे हो तो आप उसके अंदर बताओगे कि मेरा डेटा मुझे JSON की फॉर्मेट में चाहिए, CSV की फॉर्मेट में चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट API की बात करता हूँ, मैं ये माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आप भी इस तरह की कोई जो है वो API जो है वो अपना. ये तो ट्रेनिंग पे चला गया है. ठीक है सर, पहुंच गया. अच्छा सर, इसके बाद हमें ये फ्लास्क वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर डिप्लॉयमेंट के लिए? अगर आप SageMaker के ऊपर एंड पॉइंट बना रहे हैं तो आपको फ्लास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फ्लास्क की जरूरत जो है वो बढ़ भी सकती है अगर आप कस्टम एंड पॉइंट बना रहे हो, यानी कि अपना ऐसी जगह पर. लेकिन यहाँ पर आप एंड पॉइंट SageMaker के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एंड पॉइंट खुद बना के देता है. अगर आप लोगों को वो कोड याद आ रहे हो जो हमने TensorFlow में देते हैं, उसमें भी हम देखें एंड पॉइंट खुद ब खुद बना लेते हैं ना.
जी सर। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन, वो आपको पता है? सर जो एपीआई एक्सचेंज होती है वो। हाँ, मतलब आप जो है वो ओवर द रेस्ट किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं ना। मैं आपको कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन एपीआई पाइथन, अब जैसे ये एपीआई है, अच्छा सर, इसी तरह मैंने GPT-3 के एपीआई के बीटा एक्सेस के लिए हाँ 2-3 बार करा था, वो मिला नहीं, अब वो हाँ। पैसों में चले गया। तो अब वो पैसों में चले जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको एपीआई के अंदर उसको उठाना चाहते हैं तो आपके पास जो है कोड सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहे हैं। ये ये सर वो ये तो सी है। शार्प सी शार्प में है, पाइथन वाले कहाँ चले गए? सर कोड तो है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बस एपीआई की चाहिए जो उन्होंने पैसों की रख दी अब। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास किसी की भी एपीआई होगी तो पाइथन में उसकी एपीआई को आप कॉल करेंगे, उसको आप डेटा देंगे। डेटा देते हुए सिर्फ आपको ये चेक करना होगा कि डेटा उसको जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, सीएसवी फॉर्मेट में चाहिए या बाइनरी फॉर्मेट में। जो भी डेटा होगा वो बता देगा, और उसके साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो डेटा एक्सेप्ट किस में, आपको रिजल्ट जो है वो किस में मिलेगा। रिजल्ट जो है वो आपको बाइनरी में मिलेगा, सीएसवी में मिलेगा, टेंसर फ्लो पे मिलेगा, वो सॉरी जेसॉन पे मिलेगा, और आपका जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। आप उसको प्रोसेस करेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कोई सही सर। सवाल? सर ये क्वार्टर फोर लास्ट तो नहीं है ना? पता नहीं। अच्छा, अब इसका अल्टरनेटिव वर्क फ्लो भी है जिसके अंदर जो है वो हम जो है वो एक मॉडल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम मॉडल को जो है वो बनाने के बाद एक्सपोर्ट कर दें अपने सर्वर के, अपने लोकल सर्वर के ऊपर, और उसके बाद जो है अपने लोकल सर्वर के ऊपर जाकर हम जो है वो इसको इंपोर्ट कर लें, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि हम जो है वो अपने कोई प्री ट्रेन मॉडल जो है वो अपने सेज मेकर के अंदर ले आए और उसकी डायरेक्ट एंड पॉइंट बना दें। ये भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो तकरीबन सारे जो सिनेरियो हैं वो आपके इसमें कवर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, नमाज ब्रेक देते हैं। हाँ बिल्कुल, नमाज ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट के बाद, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू।
रिकॉर्डिंग दोबारा रिज्यूम कर दी है जनाब। तो हम देख रहे थे कि हम जो बिल्डिंग एल्गोरिथम से वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने कुछ बिल्ट इन एल्गोरिथम के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई अपनी कोई राय देना चाहे, कोई सवाल करना चाहे तो वो सवाल कर सकता है। 2 मिनट है, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं। मुझे आवाज नहीं आ रही सर की। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप लोग मुझसे कोई सवाल करेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास हम बिल्ट इन एल्गोरिथम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक बार फिर आपके $4 जो है वो जाया होने के लिए रेडी रखें। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, और डेटा को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास हमने एक डेटा जो है वो कहीं से इंपोर्ट करके अपनी जुपिटर नोटबुक में लेकर डाल दिया है। और हमने डेटा सेट को यहाँ पर ये वाला जो स्टेप था वो हमने स्किप कर दिया है, और डायरेक्ट जो है वो हमने प्रिज्यूम कर लिया है कि हमारा जो डेटा है वो हाउसिंग प्राइस का डेटा जो है वो हमारे पास CSV की फॉर्म में डेटा मौजूद होगा। और यहाँ तक हमने उसको मॉनिटर कर लिया है, और हम यहाँ स्टेप नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 4 पर कोई सवाल करना चाहता है? स्टेप नंबर 4 से पहले तक कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में? नो सर। ओके, अच्छा स्टेप नंबर 4 सर ये डेटा MEDV ये मतलब सेट जो है इसको कॉन्क्रीट करेंगे हम? नहीं, जो हाउसिंग प्राइस है ना, रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, शायद आपको याद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। तो रिग्रेशन आपको एक ट्रेनिंग डेटा के लिए एक नंबर देता है ना, जिसको ये MED डेफ के नाम से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा आखिरी वाला जो कॉलम है ये इसका आउटपुट है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, ये जो टारगेट वेरिएबल है ये हमारा जो है आखिरी कॉलम है, लेकिन अमेज़न ये कहता है कि टारगेट वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, पहला कॉलम। तो इसके लिए हम जो है वो उसको पहले ले आते हैं और बाकी कॉलम को हम बाद में लेके चले जाते हैं इस जुगाड़ के जरिए, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक कॉलम उठाते हैं और उसको PD कॉन्कैट के जरिए डेटा सेट में से एक कॉलम ड्रॉप करके एक्सिस के ऊपर कर लेते हैं। तो ये वाला इस जुगाड़ से क्या होता है कि आपका जो कॉलम है वो आखिरी से उठकर पहले में जहां भी होगा वहां से उठकर शुरू में आ जाएगा। ये कोड मैं पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अगर इसमें से कोई बात डिस्कस करनी है तो आप कर लें, वरना हम आगे चलते हैं। सर इसकी लॉजिक क्या है पहले पे लाने की? लॉजिक नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है ना, रीजनिंग एल्गोरिथम डॉक्यूमेंटेशन, आप भी पढ़ सकते हैं। वो ये कह रहा है कि SageMaker required the CSV file doesn't have a header record and that the target variable is in the first column. सर हेडर भी नहीं होने चाहिए? हेडर भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर मेरे ख्याल से इसमें इसने निकाला नहीं है, लेकिन शायद इसमें शुरू में कहीं रीड CSV तो किया हुआ है, लेकिन इसमें इसने हेडर नहीं दिया हुआ। तो शायद वो देखना पड़ेगा कि इसने हेडर जो है वो क्यों नहीं निकाला इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद जैसे हम पेंडास में आ रहे हैं तो इसको डेटा हम आगे देंगे। अभी देखते हैं कि डेटा हम आगे देंगे तो ये हेडर आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम साइकिड लर्न की कमांड के जरिए इसको ट्रेन और स्ट्रेट उसके अंदर स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ट्रेनिंग डेटा सेट बना लिया, इसके अंदर हेडर हमने पॉज कर दिया। सही है, तो आपको ये पता हो गया कि हेडर भी हम उसको नहीं दे रहे।
अब हमने 2 फाइलें S3 के अंदर अपलोड कर दी है, उसके बाद हमने सेशन जो है वो उठा लिया है, और सेशन के दिखाने के बाद हम वही कर रहे हैं कि अपने लोकल, जहां पर हमारा जो वर्चुअल हमारा जो नोटबुक चल रही है उस कंप्यूटर के ऊपर जहां से हमने अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा सेट जो है वो स्टोर किया हुआ है, वहां से हम डेटा कहां पे अपलोड कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा के पाथ के ऊपर। अब हमारा ट्रेनिंग डेटा का पाथ कहाँ है, कहाँ गया भाई ट्रेनिंग डेटा का पाथ? हाँ ठीक है, हमारा जो ट्रेनिंग डेटा का जो पाथ है वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो हमारा जो डेटा है ये training.csv जो है, ये हमारे डेटा input.training के अंदर, और उसके साथ जो प्रीफिक्स हमने लगाया हुआ है होस्टेड हाउसिंग उसके साथ लगकर आ जाएगा, और उसका पाथ जो है वो हमें मिल जाएगा, वैलिडेशन का भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग का भी मिल जाएगा, और दोनों को हम जब प्रिंट कराएंगे तो हमें पता लगेगा कि जो डेटा हमने अपलोड किया हुआ है वो बकेट के ऊपर यहाँ पर सेव है, इस वाले फोल्डर में इस नाम से सेव हो चुका है। ये वाली चीज और ये वाला आउटपुट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सर ये सेशन क्यों यूज करते हैं, सेशन डॉट अपलोड? हमें असल में अपने करंट डेटा से, यानी कि हमारा जो करंट हमारी जो वर्चुअल मशीन है, हमें वहां से डेटा जो है वो अपलोड करके सेज मेकर के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमें सेज मेकर का सेशन चाहिए होता है। सेशन मतलब सर? सेज मेकर एक एनवायरनमेंट है, हम उसका जो करंट सेशन है वो उठाते हैं और उसकी मदद से अपने डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। आप सेशन, मैं आपको थोड़ा दोबारा समझाता हूं। जब मैं किसी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करता हूं तो हम उसको कहते हैं कि हमने एक सेशन एस्टेब्लिश कर लिया है अपने लोकल कंप्यूटर और वर्चुअल मशीन के साथ। यानी आप SSH करके जाते हैं, जब आप SSH करके किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो आप कहते हैं आपका सेशन एस्टेब्लिश्ड है, या आप FTP पर या SFTP पर कनेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं यार सेशन बन गया है दो कंप्यूटरों के दरमियान। तो एक सेज मेकर का कंप्यूटर है और एक ये आपका जुपिटर नोटबुक है, इनके दरमियान में आपने क्या किया, सेशन कनेक्ट करना है। तो आप उसको पाइथन में उसका तरीकाकार ये है कि आप सेशन वेरिएबल से आप जाएं और वो कनेक्ट करके लेकर आ जाएं। सर ये पाइथन का कोड है सेशन? हाँ मेरे तो यही ख्याल है क्योंकि पाइथन के अंदर चल रहा है ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। उसके बाद हमें जॉब कॉन्फ़िगर करनी है और उसके लिए हमने जो है वो इमेज की URL हमने उठा ली है। सर ये इमेज URIs क्या है? इमेज URI जो है यहाँ पर हमारी जो डॉकर कंटेनर है उसकी इमेजेस पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है इमेजेस की? नहीं सर। हाँ, क्योंकि इसके लिए आपने पिछले वाली चीज नहीं पढ़ी थी ना, मैंने आपसे पूछा था पढ़ के बता दें, आपने कहा था हाँ आ गई। ये शायद हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, आप भूल गए हैं।
कि जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो कंटेनर है, हमारा जो डेटा है वो कंटेनर की मतलब हमारी जो जितने भी इन्वायरमेंट है वो कंटेनर्स की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, और वहां से हम जो है वो कंटेनर इमेज उठा लेते हैं, और इमेज उठाने के बाद जो है वो हम उसको चलाना शुरू कर देते हैं। सर इसका मतलब है हमारे इंस्टांसेस जो वो कंटेनर्स के अंदर पड़े हुए हैं। आप लोगों ने डॉकर का पेपर तो दिया था ना, याद नहीं आ रहा आपको? यस सर, पेपर तो दिया था लेकिन रिवाइज नहीं करता है। अच्छा देखो, मसला ये होता है कि हमारे पास डॉकर कंटेनर के अंदर हम एक डॉकर कंटेनर बना लेते हैं या डॉकर कंटेनर इमेज बना लेते हैं। हमारी जो कंटेनर इमेज होती है, जिसको हम बाजू का डॉकर फाइल या मैनिफेस्ट फाइल भी कहते हैं, वो एक इमेज ये एक फाइल है, ठीक है। जब ये फाइल किसी वर्चुअल मशीन के अंदर चलेगी और वो फाइल जो है वो वर्चुअल मशीन डॉकराइज्ड है, यानी वो डॉकर कंटेनर बना हुआ है, तो ये सारे काम जो इस पे लिखे हुए हैं वो यहाँ पर कर देगी। सर ये बात फिर से एक सब एक्सप्लेन कर दो। मैं कोई एग्जांपल देख रहा हूँ, अगर मिल जाए तो उसका बेहतर हो जाएगा। ठीक है। ये असल में आपको थोड़ा सा डॉकर जो है वो यहाँ पे खुद पढ़नी पड़ेगी, कि आपने जो है वो, मैं इसको आसानी से में समझाता हूँ, इसमें अगर मैं आपको किताब पे उस पर घुस गया तो काफी टाइम लगेगा आपको। तस्वीर में देखते हैं, तस्वीर में बकवास है। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि आपका एक डॉकर इमेज जो है वो पहले से बनी हुई होती है, और जब आप उसको अपने सेज मेकर को बताते हैं, सर ये डॉकर इमेज हम खुद बनाते हैं? मोस्टली बनी हुई पड़ी हुई होती है। यहाँ पे सेज मेकर में बनी हुई है, मगर हम भी बना सकते हैं। हाँ, हम भी बना सकते हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ इमेजेस जो है ना वो लोगों ने बना के पब्लिकली रखी हुई है। जैसे डॉकर इमेज, डॉकर की अपनी रेपोजिटरी है, इसी तरह AWS वालों की भी रेपोजिटरी है, जहां से आप जो है वो इमेजेस उठा के लेकर आ सकते हैं और उनको इमेजेस चला देते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ, नाउ वी नो द नेम ऑफ द कंटेनर, वी कैन कॉन्फ़िगर आवर ट्रेनिंग जॉब। अब इसके अंदर जो है वो आपने क्या किया कि आप यहाँ पर चले गए, इमेजेस URI की उस जगह पे चले गए जहाँ पर सारी इमेजेस जो है अमेजोन वालों ने स्टोर की हुई है, और आपने यहाँ से रीजन का नाम उठा लिया कि दोनों चीजें आपके पास आ गई। तो आप अपने इमेज URI के अंदर आपने ये बताया कि भाई इस रीजन में से ये लीनियर लर्नर की इमेज उठा। कंटेनर है इमेज URI, इस कंटेनर का नाम है? नहीं, इमेज URI जो है वो उस जगह का नाम है जहाँ पे कंटेनर पड़े हैं। देखो ये बताओ URL का मतलब क्या होता है? URL सर वेबसाइट के लिए कॉल करता है। हाँ, लेकिन URL किस चीज की एब्रिविएशन है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पीछे साइंस है ना। इसी तरह अगर आप URI लिखेंगे इसमें तो आप ये देखें URI का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। होता यह है कि आपकी एक जगह जहां पड़ी हुई है उसको हम जो है ना यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर आपके सारी इमेजेस पड़ी नहीं है, आप मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेज मेकर वालों ने इमेज URI काम का अपना फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड रिट्रीव के अंदर आप इमेज का नाम बताओगे और रीजन बताओगे, आपके पास ये इमेज कंटेनर में आके सेव हो जाएगी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो।
सर ये अल्गोरिथम का नाम नहीं है, लीनर लर्नर? हाँ, लेकिन हम अपनी इमेज का नाम भी तो रख सकते हैं ना, सही है ना? लीनियर लर्नर, यस सर, लीनियर लर्नर जो है ना ये अपना एल्गोरिथम ही है, मगर ये डॉकर के उस कंटेनर में पड़ा हुआ है, उस वहां से ये हाँ, रिट्राइव कर डॉकर रहा की है। एक रिपोजिटरी पर पड़ा हुआ है और मैं वहां से कंटेनर का उठा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने टेंसर फ्लो का एक कंटेनर बना के रखा हुआ है। अब आप क्या बात, किसकी आवाज आ रही है भाई? मैंने डॉकर कंटेनर मैंने टेंसर फ्लो का बना लिया। मुझे बताओ उससे क्या फायदा होगा? यार कोई बता दे, वरना अगर आप लोग खामोश रहेंगे और मैं भी खामोश रहूंगा तो शायद आपको भी नींद आ जाए और मुझे भी नींद। क्या पूछा आपने? पूछिए। मैं आपसे ये पूछा था कि अगर मैं टेंसर फ्लो की एक डॉकर इमेज बना के रख लूं तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? सबसे फायदा ये है कि हमें बार बार इमेज नहीं बनानी पड़ेगी। हम सिर्फ उसको डॉकर इमेज को हर दफा रिकॉल कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। कोई और बताएगा? अच्छा, अब मैं अपने हिसाब से जो भी है वो बता देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा। देखो, मसला ये है कि अगर मैं एक टेंसर फ्लो की किसी भी कंप्यूटर, मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं और मैं 10 कंप्यूटर पर रोजाना टेंसर फ्लो इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नमपाई और पेंडास इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके बाद टेंसर फ्लो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये काम मुझे बार बार करना पड़ता है अक्सर कंप्यूटर के लिए। तो मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ शायद टेंसर फ्लो, तो मेरे पास एक डॉकर कंटेनर जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। इस डॉकर कंटेनर के अंदर जो है वो मैं ये वाला टेंसर फ्लो का ये डॉकर इमेज जो है ये उठा लूंगा अपने पास, और उसको अपने कंप्यूटर पे मैंने डॉकर इंस्टॉल करना है और ये टेंसर फ्लो के डाल देना है। अब मैं इस टेंसर फ्लो के मेरे पास जो है वो रेडी है। अब मैं इस टेंसर फ्लो को जो है वो अपना स्क्रिप्ट दूंगा और मुझे टेंसर फ्लो मुझे मॉडल ट्रेन करके अपने पास सेव कर लेगा या मुझे मॉडल दे देगा। तो मुझे बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी चीजें या सेटअप नहीं करनी पड़ेगी। तो आजकल ये एक नई चीज आ रही है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर डॉकर इंस्टॉल कर लें और उस डॉकर के अंदर जो है वो इमेज डाउनलोड करें, माइस्क्यूएल की इमेज डाउनलोड कर लें, टेंसर फ्लो की डाउनलोड कर लें, और उसके बाद जो है वो या किसी और डेटाबेस की कर लें। उसके बाद वो डेटा जो है वो आप उस पर काम करेंगे, आपको वो चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपके कंप्यूटर। कोई सवाल? सर ये जस्ट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, यानी कि अगर हमने कोई कोड बनाया, लेट्स सपोज इन शॉर्ट बता देते हैं, छोटा सा बता देंगे, मल्टीप्लायर प्लस का एक हमने कोड बना लिया, वो हमने एक नाम के साथ सेव वेरिएबल के साथ हमने सेव किया, सेव करके हमने डॉकर पे कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वो वेरिएबल कॉल करें और हमारा वो काम हो जाए, इस तरह से है सर ये? हाँ, अब होगा ये कि मेरे पास यूं समझे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसका नाम है टेंसर फ्लो, यानी मेरे अपने कंप्यूटर के अंदर एक मशीन चल रही है टेंसर फ्लो के नाम से। ठीक है, ये जो टेंसर फ्लो की नाम की जो मशीन है, अब मैं क्या करूंगा, इसको अपना डेटा यानी कि अपना स्क्रिप्ट दे दूंगा, ये मुझे एग्जीक्यूट करके मॉडल बना के वापस कर देगा। ठीक है सर, क्लियर है। कभी आप लोगों ने डेटाबेस वगैरह पे काम किया कभी किसी? सर मैंने किया है काम डेटाबेस पे। क्या कह रहे हो? सर मैंने काम किया डेटाबेस में, एसक्यूएल पे भी किया है और एसक्यूएल पे भी किया है। अब आपको अगर माइस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं करना है तो आप डॉकर के अंदर माइस्क्यूएल की इमेज स्टार्ट करके रन करा दो। अब आपके पास माइस्क्यूएल जो है वो रेडी टू यूज है। अब आप क्या करोगे कि आप उस माइस्क्यूएल में जाकर, मतलब आप उसके अंदर शेल कमांड में जाओगे वो उस डॉकर मशीन के अंदर, और वहां पे जाके बताओगे कि आपका डेटा सेव कहाँ पर होगा, वरना वो लोकल डॉकर के अंदर ही सेव कर देगा। उसके बाद आपने वो डेटा सेव करने के बाद आप माईएसक्यूएल को डेटा देंगे, वो सेव कर देगा। माईएसक्यूएल से मांगेंगे डेटा, आपको मिल जाएगा। तो आपने माईएसक्यूएल का कोई सेटअप इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन आपको डेटा मिल गया। सही। अगर हमें सर इसके ये फायदा है, किसी हमें क्लाइंट के प्रोजेक्ट कमेंट में चलाना है और उसको ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ हमें उसको डॉकर इमेज देनी है, वो जो है वेबसाइट चलाएगा तो डेटाबेस से काम उसका हो जाएगा। सही सर, थैंक यू सर।
तो सर लास्ट सवाल ये कि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो जो चीज़ें इंस्टॉल हैं, अब बिलफर्ज हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर की डॉकर फाइल बना लें और दूसरे में रन कर दें तो सारी फाइलें आ जाएंगी। कंप्यूटर की डॉकर फाइल नहीं बनती। डॉकर फाइल जो है वो किसी न किसी जो है वो सॉफ्टवेयर की बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मिसाल के तौर पर आप पाइथन की एक डॉकर इमेज बना लें। आपने एक डॉकर इमेज पाइथन की बना ली, एक MySQL की बना ली, एक आपने टेंसरफ्लो की बना ली। अब आपका कंप्यूटर खराब हो गया तो आप अपने तब दोबारा कंप्यूटर रीइंस्टॉल करोगे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाओगे और वो जो डॉकर वहां पे इंस्टॉल करोगे और ये जो तीनों डॉकर इमेजेस थी उसमें रन करा दोगे। तो आपका जो कहा, आपको कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एहतियातन ये चाहो तो ये डॉकर इमेजेस तीनों जो है वो किसी शेयर्ड या सेफ लोकेशन पे जाकर सेव कर दो। उसको हम क्या कहेंगे? कंटेनर इमेजेस रिपोजिटरी। सही, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स होती? डॉकर इमेजेस तो डॉकर तो ओपन सोर्स नहीं, कंप्यूटर इमेजेस जो आपने रिपोजिटरी बोला है वो जरूरी नहीं है। आप अपनी प्राइवेट भी कर लें। अच्छा सही सर, ठीक है। ठीक है जी सर, थैंक यू। तो हमें क्लास को फिर अब यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि आप अगला फिर सेशन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल का है, तो आप इसको देखिएगा। यहाँ पर मैं क्लास को जो है वो रोक रहा हूँ और अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप कोई सवाल करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें तो कर लें। सर आप 5वें क्वार्टर का कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? 5वें क्वार्टर में रीइंफोर्समेंट पढ़ाएंगे ना, ये कह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल पढ़ाने को तैयार हैं। अगर 5वां क्वार्टर नहीं भी हुआ तो अगर ये 4था क्वार्टर खत्म हो गया और अगर आप लोगों में से कोई रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ना चाहेगा तो पढ़ा देंगे। अच्छा सर, ये बता दें अभी कोई टेस्ट या क्विज तो नहीं आया ना? क्योंकि 2 क्लासें मिस हुई अभी तक तो नहीं आया। सर मेरा क्वेश्चन ये था, वेंडर वेबसाइट बनाने चाहे तो उसकी कितने टाइम में बन सकती है सर? यार ये आपकी तरफ से मुर्गा बोल रहा है, इसको जाके चुप कराओ ना पहले। जैसे आप बोलते हो ये भी बोल देते, हमारा सारी अटेंशन मुर्गे की तरफ चली जाती। मेरी साइड मुर्गा नहीं है, कोई और है, कोई और भाईजान है जिनके यहाँ मुर्गा कुकर कर रहा है, जो मुर्गे की आवाज में बोल रहे हैं। कोई सवाल पूछने जा रहे हैं? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे यहाँ पे तो कोई मुर्गा नहीं है, ये किसी और भाईजान के मतलब बैकग्राउंड से कोई मुर्गी की आवाज आ रही है। चलो सवाल करो, क्या कहना है? बेसिकली ये था पूछा था मैं कि अगर पाइथन में हम लोग मल्टी वेंडर फैशन वेबसाइट बनाए जैसे ऑनलाइन स्टोर की तरह, तो उसमें मतलब कितना टाइम लग सकता है सर? मैं सवाल समझ नहीं पाया तुम्हारा। सर ये मतलब पाइथन के ऊपर अगर मैं कोई मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाऊं ऑनलाइन शॉपिंग की तरह, मल्टी वेंडर वेबसाइट क्या होती है? मतलब कि जहाँ पे जैसे दराज हो गई, जैसे दराज हो गई, जैसे क्या कह रहे थे? दोबारा बोलो, मैंने सबको म्यूट कर दिया सर। हेलो सर वो ये कह रहे हैं कि जैसे वेंडर दराज वगैरह की साइड है ना, उसके मतलब बात कर रहे हैं कि मल्टी वेंडर वेबसाइट है ना, वो एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है जिसमें मल्टी वेंडर आते हैं अपनी चीजें सेल करते हैं, यही कह रहे हो ना? जी यही बोल रहा हूँ। तो मैं पूछा था कि अगर हम उसको बनाने जाएं तो कितना टाइम लग सकता है उसमें, और हमें उसमें क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ सकती है उसमें? कोई जवाब देना चाहेगा अभी इस सवाल का? मैं अभी तक असल में सवाल को कॉन्टेक्स्ट सही ले नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि पाइथन के ऊपर मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाने का पूछ रहा हूँ। मल्टी वेंडर मुराद ये है कि जैसे दराज हो गई, अमेज़न हो गई, जहाँ पे लोग आते हैं अपनी ये कहना चाह रहे हैं कि दराज या अमेज़न जैसी वेबसाइट अगर ये पाइथन पे बनाना चाहें तो कितना टाइम लेगा? इनको सबसे पहले जेंगो सीखनी पड़ेगी। अगर ये जेंगो सीख लेते हैं तो जेंगो सीखने में कितना टाइम लगता है ये इनकी मर्जी है। मैंने एक दफा जेंगो के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया भी था और 5 जगह पे शुरू में चलाया के भी दिखाया था। तो उसके अंदर मुझे जो है तकरीबन जो है वो 25-30 घंटे जो है वो सिर्फ जेंगो 25 घंटे मुझे जेंगो सीखने में लगे थे और उसके बाद मैंने वो काम करना शुरू कर दिया था, तो वेबसाइट बन गई थी 40-50 घंटे। अच्छा सर, एक छोटा सा नादान सा सवाल है कि अगर हमें AI बेस्ड वेबसाइट बनानी होगी तो उसके लिए क्या बोलते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करेंगे? आपकी मर्जी है, कोई भी लाइब्रेरी यूज कर ले। मतलब पाइथन के अलावा भी किसी चीज पे AI पे काम कर सकते हैं?
मुझे नहीं पता, मैं तो पाइथन पे करता हूँ। तो सर ये पूछना था, बिल्कुल अगर हमें किसी वेबसाइट ऐसी बनानी है जिसमें हम प्रेडिक्ट करें, तो उसके लिए पहले उसकी रेस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। होपफुली, क्योंकि अगर वो जो वेबसाइट है अगर वो सपोर्ट नहीं करती ये वाली पाइथन वाली चीज, तो ये असल में जब हम वेबसाइट करते हैं तो वेबसाइट के दो हिस्से होते हैं, एक क्लाइंट एंड वाला और एक बैक एंड वाला। तो क्लाइंट एंड जो है वो डेटा आप यूजर से क्लाइंट का डेटा ले रहे होते हैं और उसको रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं। जो एआई या मशीन लर्निंग है वो बैक एंड के ऊपर चल रही होती है। आपने यूजर से मैंने जैसे सवाल भी किया था, और अब आप सवाल जो आप लोग गायब कर गए, और वो सवाल ये था कि अगर आप एक बैंक के अंदर डिजाइनर हैं, ठीक है, तो आप जो है वो उस यूजर को जो लोन मैनेजमेंट का काम देखता है उससे आप डेटा किस फॉर्म में लेंगे? किस फॉर्म में लेंगे? हाँ, अब एक तरीका तो ये है कि मैं उसको बोलूंगा कि यार एक फॉर्म बना देता हूँ मैं, उस फॉर्म के अंदर सब चीजें डेटा डालना, और वो डेटा जो है मुझे ओवर द रेस्ट मिल जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको बोलेंगे कि भाई शाम तक जितने भी डेटा आपके पास जमा हो जाए वो एक्सेल की फॉर्म में है, वो एक्सेल की फॉर्म जो है वो मुझे S3 की बकेट पे ऊपर डाउनलोड कर दो, और आप वहां से जो है वो उठा लेंगे। सही है गलत? सही है सर, ठीक है। सही है सर। IM रोल के जरिए मर्जी है आपकी, IM रोल के जरिए कर लें। सही सर। फिर सर मैं अपनी बात पूछूं सर? सर मैंने जो सवाल उस वक्त पूछा था कि हमारे मॉडल के अंदर कोई भी अननोन चीज़ देता है, जैसे सर हम गूगल पे जाते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, भले वो उसके मुतालिक जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो हमें ला के दे देता है, लेकिन जो चीज़ हम लिखते हैं, चाहे टू द पॉइंट लिखते हो चाहे गलत लिखते हो, वो उसको अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर रखता है। जैसे जब कभी नेक्स्ट टाइम कोई ये हमारा ख्याल है, ये हमारा ख्याल है, और एक सेज मेकर का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप उसको बताते हैं कि जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर रखना है या नहीं रखना। वरना जो हमारे मॉडल होते हैं वो डेटा लेते हैं और उसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं, वो कहीं भी अपने पास स्टोर नहीं कर रहे होते। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम गूगल के सर्च इंजन के ऊपर कोई वापस उसी तरीके से वर्ड लिखता है जो मैच नहीं कर रहा होता, तो वो अपने पास से जो प्रीवियस टाइम जो गलत चीज दी हुई होती है उन दोनों को मैच करके जो उस वक्त का रिजल्ट होता है वो उठा के देता है। आप जो है एक सर्च एल्गोरिथम को मशीन लर्निंग से मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप जो है वो अपने एक आप जो है वो टेंसर फ्लो का डेंस न्यूरल नेटवर्क का वाला एक मॉडल बनाओ, सही है, MNIST के उसके ऊपर, सही है, और उसके बाद उसको जो है उसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का होता है और एक मॉडल डॉट इवेलुएट का होता है। ये दोनों मेथड के अंदर आप जो है वो गार्बेज देना शुरू कर दो तो आपको वैल्यू गार्बेज मिलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका मॉडल वो सारा डेटा जमा करे और पीछे चुपके से जाकर दोबारा ट्रेनिंग कर ले। ट्रेनिंग तो जब ही होगी तब उसको बोलोगे मॉडल डॉट फिट चलाओगे तो ट्रेनिंग होगी। अच्छा सर इससे हवाले से मुझे एक बात पूछनी थी कि एक बात क्लियर कर दूं कि आप उसको टेस्टिंग में कितना भी डेटा गलत डाल दो, उससे उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो उसने मॉडल बना लिया है, मॉडल एक बार बन गया ट्रेन होने के बाद आप डेटा डालते रहोगे, रिजल्ट गलत मिलता रहेगा, लेकिन आपका मॉडल चेंज नहीं होगा। मॉडल चेंज करने के लिए तो दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा सर इससे एक बात पूछनी थी, बिल फर्स्ट कि हम एक मॉडल बनाते हैं और हम जो है उसको एक बड़े से लोग हैं एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं, ठीक है, तो उसमें ये करते हैं कि सबसे पहले मॉडल प्रेडिक्ट करे और जो आंसर्स हो ना वो खुद जो प्रेडिक्ट कर रहा है उससे वो कंफर्म करे कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो भी वो उसको अपने हिस्से में डाल के पीछे जाके दोबारा ट्रेनिंग कर ले ताकि वो एफिशिएंट होता रहे। इस चीज़ को क्या बोलेंगे सर? अच्छा देखो, आप जो है वो 2-3 काम मिक्स कर रहे हो। पहली बात तो यह है कि आपका जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है उसका काम है डेटा को ट्रेनिंग करके मॉडल ट्रेन करना और प्रेडिक्ट करना, ये मशीन लर्निंग खत्म है यहाँ पर। ठीक है सर। अब ये चाहता हो कि यार मेरा जो डेटा प्रेडिक्शन के लिए आ रहा है वो सेफ भी होता रहे, तो उसके लिए आपको एक और पाइथन की एप्लीकेशन बनानी होगी। जो सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा, वो फंक्शन क्या करेगा कि आपका डेटा लेगा और उसके बाद उस डेटा को किसी डेटाबेस में या CSV फाइल में सेव करता रहेगा, अपेंड करता रहेगा और साथ साथ प्रेडिक्शन भी कराता रहेगा। तो ये काम जो है ये मशीन लर्निंग का नहीं है, ये आपके उस पाइथन के फंक्शन का है
जो आपके डेटा को मशीन लर्निंग तक पहुंचा रहा है। तो आप बजाय ये कि डायरेक्ट मॉडल डॉट इवेलुएट डायरेक्ट कॉल कर लो, आप क्या करोगे, एक फंक्शन कॉल करोगे, वो फंक्शन क्या करेगा, आपका डेटा लेगा, डेटा को प्रोसेस करने के बाद सेव कर देगा और फिर इवेलुएट कॉल करेगा, और इवेलुएट कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको दे देगा। सही सर। सही है। अब आपने वो डेटा जमा कर लिया, वो डेटा जो है वो आपके पास पूरा दिन जमा हो गया, तो आप शाम को या रात को जो है वो आपने दोबारा वो सारा डेटा उठाया और आपने उस डेटा की मदद से डेटा दोबारा ट्रेन कर लिया। तो आप सुबह हुई तो आपके पास एक अपडेटेड मॉडल मौजूद था, वो अपडेटेड मॉडल से आपने प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी। सही सही सर। सर इसी को पाइपलाइन कहते हैं? इसी को पाइपलाइन कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। सही सर सही। तो इसका कोई ऑटोमेटेड वर्जन? आपको ये भी याद रखना है, मिसाल के तौर पर ये तो सारा काम सेजमेकर ऑटोमेटिक कर रहा है, लेकिन अगर आप टेंसरफ्लो पर होते और फ्लास्क की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर रहे होते और आपके पास डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में आता, तो आपको याद है ना कि आपका टेक्स्ट फॉर्म का डेटा जो है, टेक्स्ट डेटा जो है, वो कभी भी आप मशीन लर्निंग को नहीं दे सकते। डेटा को आपको जो है वो वर्ड एम्बेडिंग के जरिए या वन हॉट कोडिंग के जरिए नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो नंबर जो है वो आपको फिर देना पड़ेगा। आपको जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को जो है वो नंबर से लेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लेबल जो है वो वापस सेंड करना पड़ेगा। जी सर जी, ये तो पता। तो मैं ये बोलना चाहता कि जैसे मैंने सवाल किया कि हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो कहीं सेव करता है नहीं,